नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस अनोखी चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे एक ही विशाल भूभाग एक तरफ तो किसी अभेद्य किले की तरह काम करता है और दूसरी तरफ वही आधुनिक दुनिया के बिल्कुल केंद्र में भी स्थित है। यकीन मानिए, ये बुनावट समझने में बहुत ही रोमांचक है। अब सोचिए जरा, कोई जगह एक ही वक्त पर दुनिया से कटी हुई भी हो सकती है और उसके बिल्कुल सेंटर में भी। सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन यही तो इस उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा विरोधाभास और इसका जादू है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसके ग्लोबल मैप से लेकर इसके अंदरूनी बॉर्डर तक का सफर तय करना होगा। तो चलिए सबसे पहले जूम आउट करते हैं और एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आखिर नक्शे पर इसका आकार और इसकी असली पोजीशन है क्या। आंकड़ों की बात करें तो ये भूभाग पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही कवर करता है। लेकिन रुकिए, ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। ये 2.4% असल में 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। ये आंकड़ा ही इसकी विशालता बताने के लिए काफी है। और अगर इसके फैलाव को देखें तो ये चारों तरफ लगभग एक बराबर सा लगता है। उत्तर में कश्मीर की वादियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका स्ट्रेच करीब 3,200 किलोमीटर है और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये 2,900 किलोमीटर में फैला है। सच में एक जबरदस्त विस्तार। अब इस लंबे चौड़े फैलाव का एक बड़ा ही मजेदार असर होता है। आपको पता है, जब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में लोग सुबह की चाय पी रहे होते हैं, तब पश्चिम में गुजरात में लोग सो ही रहे होते हैं, क्योंकि वहां सूरज 2 घंटे बाद दिखाई देता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा को अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन मान लिया, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक ही वक्त दिखाएं। इसी विशाल आकार और बाकी एशिया से इसके प्राकृतिक अलगाव की वजह से एक बहुत ही खास शब्द का जन्म होता है, भारतीय उपमहाद्वीप। ये एक ऐसी सेल्फ कंटेन्ड इकाई है जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। एक तरह से ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये इलाका इतना आइसोलेटेड आखिर है क्यों? चलिए अब उन प्राकृतिक सीमाओं को समझते हैं जिन्होंने इसे सदियों से एक अभेद्य भौतिक दुर्ग यानी एक मजबूत किले जैसा बनाकर रखा है। इस किले की सबसे बड़ी दीवार शुरू होती है बिल्कुल उत्तर से, पामीर के पठार से, जिसे बड़ा ही काव्यात्मक नाम दिया गया है, दुनिया की छत। बस यहीं से विशाल हिमालय पर्वतमाला बाहर की तरफ निकलती है और एक अडिग प्रहरी की तरह खड़ी हो जाती है। इसे पार करना पुराने जमाने में लगभग नामुमकिन था। अगर हम हिमालय को ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये 3 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में हिमाद्री है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। फिर थोड़ा दक्षिण में आइए तो हिमाचल या मध्य हिमालय मिलता है, और सबसे बाहर की ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। एकदम परफेक्ट लेयरिंग। और हाँ, पामीर और सिंधु नदी के बीच का हिस्सा तो और भी कमाल है। यहाँ काराकोरम रेंज है, जो सियाचिन और बाल्टोरो जैसे दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों का घर है। इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पीक K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, वो भी यहीं शान से खड़ी है। अब मैदानों से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत ही अद्भुत जूलॉजिकल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो बिल्कुल नए बने ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन चेन्स में से एक है। यानी एक ही जमीन पर नए और सबसे पुराने का क्या अनोखा संगम है। इस प्रायद्वीपीय पठार को घेरने वाले हमारे कोस्टल बॉर्डर्स में भी एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट है। पश्चिमी घाट को देखिए, एकदम सॉलिड, बिना टूटी एक दीवार की तरह खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और काफी अनइवन है। ये विषमता ही तो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। तो पहाड़ों और पठारों की बात तो हो गई। चलिए अब इस जमीन के थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर यानी पॉलिटिकली हमारा नक्शा कैसे तैयार हुआ है। सबसे बड़े राज्य राजस्थान से लेकर छोटे से गोवा तक इस पूरे इलाके को किस आधार पर बांटा गया है? मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर। जी हाँ, ये हमारे देश की भाषा और संस्कृति की विविधता का एक बेहद जटिल लेकिन सुंदर चित्रण है।
लेकिन ये नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदलता रहता है, किसी जीते जागते इंसान की तरह। चाहे 2014 में तेलंगाना का बनना हो, 2019 में जम्मू कश्मीर के स्टेटस में ऐतिहासिक बदलाव हो, या फिर 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव का एक हो जाना, ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम वक्त की ज़रूरतों के साथ खुद को ढालता रहता है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पर। अंदर से तो हमने इस किले को समझ लिया, लेकिन ये दीवारों से घिरा उपमहाद्वीप ऐतिहासिक तौर पर पूरी दुनिया से आखिर जुड़ता कैसे है? लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ऊंचे पहाड़ और मैकमोहन रेखा हमें चीन से अलग करते हैं। पूर्व की बात करें तो मिशबी, पटकई और नागा हिल्स पहरेदारी कर रहे हैं। और बांग्लादेश के बारे में सोचिए, जिसके साथ हमारे 5 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। लेकिन दुनिया से जुड़ने का असली पुल जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर में है। हिंद महासागर, ये एक ऐसा ऐतिहासिक सुपर हाईवे है जो पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका को सीधे पूर्वी एशिया से जोड़ता है। सदियों से बेबीलोन, मिस्र और फोनीशिया के जहाज इन्हीं समुद्री लहरों पर तो यात्रा करते आए हैं। पर 19वीं सदी में एक ऐसी घटना घटी जिसने पश्चिम के साथ हमारे इस व्यापारिक रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। व्यापार के ये लंबे रास्ते अचानक सिकुड़ कैसे गए? और वो चमत्कार था 1869 में स्वेज नहर का खुलना। इस एक नहर ने भारत और यूरोप के बीच यात्रा की दूरी को सीधे 7,000 किलोमीटर कम कर दिया। जरा सोचिए, 7,000 किलोमीटर! इस एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस ने ग्लोबल कनेक्टिविटी के मायने ही बदल दिए। और हमारा ये समुद्री रिश्ता सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही सीमित नहीं है। हम पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के जरिए श्रीलंका से जुड़ते हैं, मालदीव जैसा खूबसूरत पड़ोसी है, और फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे आइलैंड्स इस समुद्री फुटप्रिंट को और भी विशाल और मजबूत बना देते हैं। तो ये पूरी यात्रा हमें आखिर में एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। आज जब दुनिया तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही है, तो पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल सेंटर में बैठा ये विशाल और अनोखा भौगोलिक किला आने वाली सदी को किस तरह शेप करेगा? ये सिर्फ एक भूभाग नहीं, दुनिया की दिशा तय करने वाला एक केंद्र है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।